हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी साइकोलॉजी ऑप्शनल की डिस्कशन को। हम लोग पढ़ रहे थे साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन के बारे में और इसी डिस्कशन को हम लोग रिज्यूम करते हैं। राइटर अब आपसे यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि आपको पता होगा आजकल दुनिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं जिसके थ्रू ये पॉसिबल हो पाया है 21वीं शताब्दी के अंदर और थोड़ा सा उससे पहले भी, लेकिन आधुनिक दुनिया में ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है कि हम लोग ब्रेन के प्रोसेसेस को आराम से स्टडी कर सकते हैं कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, और वो भी ब्रेन के अंदर क्या प्रक्रिया चल रही है इसको हम आराम से रियल टाइम के अंदर जो है वो स्टडी कर सकते हैं कि कैसे किसी के दिमाग में ब्रेन सेल्स किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उसकी टेक्निक्स क्या हैं, पर्सन के दिमाग में क्या जो है केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है या फिर उसके न्यूरॉन्स कितने अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, दिमाग में प्रॉपर खून जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसको आप बिल्कुल रियल टाइम में स्टडी कर सकते हो। रियल टाइम मतलब क्या? जैसे अगर दोस्तों मैं आपकी नोज के पास एक उंगली लगाऊं अपनी, तो मुझे आपकी सांसों का पैटर्न जो है आपकी नाक से निकलने वाली हवा से वो फील होगा कि यस आप अब ब्रीद इन कर रहे हो, अब आप ब्रीद आउट कर रहे हो। तो मैं अगर ये चीज़ ऑन द स्पॉट जो आपकी बॉडी के अंदर हो रही है इसको स्टडी कर पा रहा हूं, तो इसको हम क्या कहते हैं? रियल टाइम के अंदर किसी भी चीज़ को स्टडी करना जिसमें किसी भी प्रकार का एक सेकंड भर का भी लैग नहीं होता है। अब ये चीज़ आज की विज्ञान ने पॉसिबल कर दिखाई है। और ऐसे जो ब्रेन प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए कुछ टेक्निक्स, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होती है, उसमें एक बहुत फेमस जो चीज़ है वो है ब्रेन इमेजिंग का यूज़ करना। क्या है? ब्रेन इमेजिंग का यूज़ करना, यानी कि ब्रेन की इमेजेस को कैप्चर कर कर ये पता लगाना कि दिमाग इस टाइम पर पर्टिकुलर पर्सन का, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, वो काम किस प्रकार से कर रहा है उस पर्सन का दिमाग। ईशा, अक्सर आपने एमआरआई स्कैन के बारे में सुना होगा। एक ऐसी मशीन होती है जिसमें एक इतना बड़ा सा एक ये जो स्पेस है ये अवेलेबल होता है पर्सन को। इस प्रकार से जैसे पर्सन यहाँ पर लेटा हुआ है ऐसे लिटाया जाता है और फिर यहाँ पर मॉनिटर पे बैठा हुआ कोई पर्सन एक बटन दबाता है उसके सेटअप में, जो लैपटॉप कंप्यूटर जो भी उसने ले रखा होता है, और ये धीरे धीरे करके पर्सन अंदर जाता है। कुछ सेकेंड या कुछ मिनट तक उसको अंदर रखा जाता है और क्रिस क्रॉस सेक्शन में हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज जो होते हैं वो पर्सन के होते हैं, और फिर डॉक्टर हमें कुछ देर बाद रिपोर्ट दे देता है। राइट? यही होता है एमआरआई स्कैन। अब एमआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब रेजोनेंस का यहां पर मतलब ये है कि हंड्रेड्स ऑफ, देखो एक्सरे क्या होता है कि आपको पता है कि एक हमारे स्किन को हटाकर अंदर के ढांचे की फोटो आ जाती है, राइट? लेकिन एक्सरे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर एक ही जगह का हो पाता है। अगर आप छाती का किसी का एक्सरे ले रहे हो तो वहीं का हो पाएगा, पेट का ले रहे हो तो वहीं हो पाएगा, ठीक है, दिमाग का ले रहे हो तो वहीं हो पाएगा। लेकिन एमआरआई में क्या होता है? हंड्रेड्स ऑफ क्रिस क्रॉस सेक्शन में एक्सरेज एक साथ जो है हर जगह से आपके इमेजेस को, बॉडी के इमेजेस को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। अब एमआरआई जो होता है ना ईशा, वो बॉडी के लिए होता है यहां पर, लेकिन क्या वर्ड लिखा हुआ है कि कुछ ब्रेन इमेजिंग की टेक्निक्स जिसको आज की आधुनिक दुनिया में यूज करा जाता है रियल टाइम में ब्रेन के प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए। तो यहां पर राइटर ने एमआरआई नाम नहीं लिखा हुआ है ईशा। आपकी स्क्रीन के सामने आपको क्या दिख रहा है? इसके आगे एक वर्ड अटैच है एफ, एक लेटर अटैच है एफ, और एफ का मतलब क्या होता है? फंक्शनल। अब एमआरआई और एफएमआरआई में क्या फर्क होता है? जो नॉर्मल एमआरआई होता है ना, वो आपकी पूरी बॉडी के लिए होता है या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट के लिए हो सकता है। वैसे तो कंप्लीट बॉडी की इसमें जो रिपोर्ट है वो आ जाती है, लेकिन जो फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है ईशा, वो प्रॉपर एंड प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ ब्रेन के लिए एमआरआई जो होता है उसको कहते हैं।
क्लियर हो गया? एफएमआरआई और एमआरआई में क्या फर्क है? अब आपको ये लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा जरा इसका पर्पस बताओ कि ये एफएमआरआई किस चीज के लिए कंडक्ट करा जाता है, राइट? क्यों होता ही क्यों है? हम ना यहाँ से ये जानने की कोशिश करते हैं ईशा, जब भी हम एफएमआरआई को कंडक्ट करते हैं तो आपका जो डॉक्टर होता है या फिर अगर आपके साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट ने कह रखा है कि इस प्रकार की रिपोर्ट जो है आप लेकर आओ, ये एफएमआरआई का स्कैन करवा कर लेकर आओ, तो स्टडी करने वाला पर्सन ये जानना चाहता है, आपको पता होगा हमारे ब्रेन में जो ब्रेन का फूड होता है वो होता है O2, ऑक्सीजन, राइट? और हमारे दिमाग में अगर दिमाग को अच्छी तरीके से काम करना है तो खून का पहुंचना बहुत ज़रूरी है, अच्छे तरीके से उसका प्रॉपर फ्लो होना बहुत ज़रूरी है, राइट ईशा? अब क्या होता है, हम लोग यहाँ से ये जानने की कोशिश करते हैं एफएमआरआई टेस्ट के थ्रू कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स में ज़्यादा खून जा रहा है और ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स में कम खून जा रहा है, कहाँ कहाँ पर ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा है और किन किन एरियाज में जो ब्लड फ्लो है वो कम है। जहाँ पर अच्छा ब्लड फ्लो होता है ब्रेन के पार्ट्स में, यानी कि इट मीन्स इट इज़ अ गुड सिग्नल, लेकिन जहाँ पर बहुत कम हो रहा है या फिर बिल्कुल ही नहीं हो रहा तो फिर वो एक चिंता का विषय हो जाता है और फिर उसको आपका डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट या जो भी आपके ब्रेन का इलाज करने वाला है जो पर्सन, वैसे मैं यहाँ पर साइकेट्रिस्ट नहीं बोलना चाहिए, वो तो माइंड और उसको स्टडी करते हैं वैसे तो, लेकिन ब्रेन के साथ भी सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं। लेकिन डॉक्टर है कोई आपका, कोई साइकेट्रिस्ट है, साइकेट्रिस्ट भी एक तरीके से डॉक्टर ही होते हैं जो कि मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या आपका न्यूरोलॉजिस्ट है, फिर वो आपको तरीका बताते हैं कि आपको फिर इसके लिए क्या करना है या फिर आपको क्या दिक्कत या समस्या आ सकती है। आई होप ईशा आप ये मेडिकल फील्ड के इस टर्म को आराम से समझ पाए होगे, मेरी बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है? उसके बाद एक टेक्निक और होती है ब्रेन इमेजिंग के लिए, जिससे हम ब्रेन प्रोसेसेस को रियल टाइम में स्टडी कर सकते हैं, वो होता है ईईजी। जैसे चेस्ट के लिए, हार्ट के लिए आपने ईसीजी सुना होगा ना, ऐसे ही होता है ईईजी। ये एक पेनलेस स्कैल्पिंग टेक्निक होती है। क्या बोला ईशा मैंने? ये एक पेनलेस स्कैल्पिंग टेक्निक होती है। स्कैल्प आपका कहाँ होता है? खोपड़ी, ऊपर जो स्किन होती है। बहुत पतली पतली नीडल्स और कुछ चीज़ें आपके ऊपर वाले बालों के स्कैल्प के हिस्से से अटैच करी जाती हैं। कुछ कुछ बहुत माइन्यूट नीडल्स इंसर्ट भी करी जाती है। आपको कोई दर्द नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता, पेनलेस होती है वाली चीज़। और हम यहाँ पर ब्रेन्स को मिलने वाले यहाँ से, मतलब मिलने वाले क्या मतलब, ये जो तारे लगी हुई है ना, ये कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं ये पास करते हैं ब्रेन में, और इससे हम ब्रेन के विभिन्न पैटर्न्स को स्टडी करते हैं। और उन पैटर्न के बेसिस पर जो भी आपका डॉक्टर होता है, साइकेट्रिस्ट होता है, जो भी इस चीज़ को कंडक्ट करवा रहा है या करवा रही है, तो उसको एक इस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को पास करने के बाद ब्रेन का जो पैटर्न होता है उससे कुछ इनसाइट मिलती है, उससे कुछ इंटरप्रिटेशन मिलती है, जिसके बेसिस पर वो कुछ कुछ चीज़ें कंक्लूड करते हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें ये बता रही है, आज का लेक्चर हमें ये बता रहा है ईशा, कि ब्रेन जो है एज अ फिजिकल एंटिटी, एज अ ऑर्गन, वो हमारी माइंड के साथ कनेक्टेड है ना, हमारी साइकोलॉजी के साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जो एरियाज होते हैं, जैसे ह्यूमंस और कंप्यूटर की इंटरेक्शन या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरिया, ये ग्रो हो ही नहीं सकते जब तक कॉग्निटिव प्रोसेसेस की नॉलेज जो है या जो साइकोलॉजिकल नॉलेज है वो अगर इंसानों को ना हो तो, राइट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करने के लिए या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन में काम करने के लिए और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन
या फिर हम जैसे कल की क्लास में पढ़ रहे थे कंप्यूटर साइंस की फील्ड को स्टडी करने के लिए, इट इज़ वेरी नेसेसरी कि यहाँ पर हम इस पर्सन के कॉग्निटिव प्रोसेसेस को समझें, इसके डोमेन नॉलेज को समझें, और ये पर्सन अपना दिमाग लगाकर और बेटर इन्वेंशन और इनोवेशन कर सके। ऐसे ही तो विज्ञान की फील्ड आगे बढ़ती है। एआई की जो फील्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो फील्ड है, वो ऐसी ही तो ग्रो हो रही है। आपको मैंने एक रोबोट के बारे में जब हम सिलेबस की डिस्कशन कर रहे थे तो आपको बताया था ईशा, अगर आपको याद होगा, सोफिया द रोबोट, है ना। अब रोबोट, अब चाहे वो रोबोटिक्स की फील्ड हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड हो, जब तक इंसान के खुद के कॉग्निटिव प्रोसेसेस काम ना करें और अपनी डोमेन नॉलेज जब तक वो ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर में या रोबोटिक्स में ना पटके, तब तक कोई मतलब है क्या इन सारी टेक्निक्स का, डेवलपमेंट का, रिसर्च वर्क का? बिल्कुल भी नहीं, है ना। अब देखो क्या है, साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन की जो फील्ड है ना, वो दो पैरेलल स्ट्रीम्स में करेंटली रन कर रही है, वर्क कर रही है। समझने की कोशिश करना है इस बात को ईशा। मतलब साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जो है, आज के टाइम में राइटर ये कह रहे हैं कि उसकी जो लहरें हैं वो दो दिशा में बह रही हैं। उसकी दो मेन ब्रांचेस जो हैं वो बह रही हैं। एक ब्रांच का ये मानना है ईशा कि सब कुछ जो हम साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं वो प्रॉपर साइंटिफिक बेसिस पर स्टडी हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि हर चीज को एक्सप्लेन हम लोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बेसिस पर कर सकते हैं कि हर एक चीज का, हर एक इंसानी व्यवहार का कोई ना कोई कारण जो है वो जरूर है। और दूसरी सोच है, जो दूसरा एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये मानता है कि नहीं भाई, साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ एक सोशल साइंस है और सोशल साइंसेस को हम लोग कैसे भी करके एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर, ईशा कंट्रोल्ड कंडीशन समझते हो कौन सी होती है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड कंडीशंस? कंट्रोल्ड कंडीशंस को हम लोग कहते हैं ईशा लेबोरेटरी कंडीशंस। आप लैब में सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो ना, तो वो होती है कंट्रोल्ड कंडीशंस। तो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट का, दूसरे साइकोलॉजिस्ट का ग्रुप का ये मानना है कि नहीं भाई, साइकोलॉजी एक सोशल साइंस है, वहां पर आप कुछ भी चीज कंट्रोल कंडीशंस के अंदर स्टडी नहीं कर सकते। इंसान के किसी भी चीज को सोचने का, किसी भी चीज को एक्सपीरियंस करने का, फील करने का अलग ही तरीका होता है। इसको हमेशा साइंटिफिक बेसिस पर, हर एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बेसिस पर नहीं एक्सप्लेन करा जा सकता, नहीं समझाया जा सकता। तो ये दोनों पैरेलल स्ट्रीम्स हैं कौन सी? नंबर 1, एक स्ट्रीम हमें ये बताती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि साइकोलॉजी की फील्ड में हमें एक ऐसे मेथड का यूज करना चाहिए। फिर साइकोलॉजी की फील्ड में, मतलब वन स्कूल ऑफ थॉट का ये मानना है, स्कूल ऑफ थॉट ईशा समझते हो ना, जैसे एक जो ग्रुप जो एक सिमिलर वे में सोचता है, समझता है, उसको साइकोलॉजी ऐसे ऐसे करके समझ में आती है और उससे काफ़ी सारे लोग वाकिफ भी रखते हैं, तो वो एक स्कूल ऑफ थॉट के लोग बन जाते हैं, राइट। तो उनका ये मानना है कि साइकोलॉजी में हमें ऐसे मेथड्स यूज़ करने चाहिए जिस प्रकार से फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंसेस में जो मेथड्स यूज़ होते हैं, जो कि कंट्रोल कंडीशंस के अंदर यूज़ होते हैं, हर एक चीज़ का जिसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, हर एक चीज़ को जिसको समझाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, एक्सप्लेन करा जा सकता है। हमें साइकोलॉजी में किसी भी पर्सन को अगर स्टडी करना चाहिए तो ऐसे ही मेथड्स को यूज़ करके स्टडी करना चाहिए, उस पर्सन के मेंटल प्रोसेसेस को, उस पर्सन के एक्सपीरियंसेस को और उस पर्सन के बिहेवियर्स को। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये मानता है कि साइकोलॉजी एक सोशल और कल्चरल साइंस की तरह है, ठीक है। तो जब भी अगर हम किसी भी साइकोलॉजिकल या सोशल फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक फिनोमेना है या फिर इंसान जो समाज में रह रहा है, समाज से उत्पन्न होने वाले कुछ फिनोमेना है, तो उसको हमेशा सोशल और कल्चरल साइंसेस की टर्म्स में ही समझा जा सकता है,
ना कि हम ऐसे मेथड यूज कर सकते हैं पर्सन के साइकोलॉजिकल सोशल फिनोमेना को समझाने के लिए जो कि फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल साइंसेस में यूज होते हैं। एग्जाम्पल हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे ईशा, कभी भी आप किसी पर्सन को, उसके इमोशन को आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि यार वो आज 4 किलोग्राम दुखी था, वो आज 3 लीटर खुश थी। अब ये इमोशंस हैं, क्या आप इनको कोई भी पैरामीटर दे सकते हो? आज उसका चेहरा 6 इंच खिला हुआ था, आज वो मुझे 3 ग्राम उदास सी लग रही थी। नहीं होता ना ऐसा। अब जो फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंसेस हैं उसमें तो हर एक चीज की कैलकुलेशन होती है, राइट? अगर हम ये वाले मेथड यूज करेंगे तो यानी कि हर एक चीज को परफेक्टली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं। लेकिन जब हम बोल ही रहे हैं कि साइकोलॉजी में हम जब इंसानों को स्टडी करते हैं तो हमारे सामने बड़े सारे साइकोलॉजिकल और सोशल फिनोमेना अगर खड़े हो जाते हैं तो फिर हम कैसे मान लें कि हम फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंसेस के मेथड्स को यूज करेंगे तो हमारी जो स्टडी है वो परफेक्ट और एक्यूरेट निकलेगी? हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि नहीं भाई, आप हवा में कैसे बातें कर सकते हो? आप सिर्फ जो इंसान के चेहरे से देख रहे हो तो वो कैसे आप मतलब हमेशा अनुमान लगा सकते हो? तो कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ईशा, इस लेक्चर में हम ये जानने वाले हैं कि कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो जब अपने क्लाइंट को स्टडी करते हैं तो वो बहुत ही कैलकुलेटिव मेथड के बेसिस पर चलते हैं, जैसे फिजिकल साइंसेस के अंदर यूज होता है। प्रॉपर उनसे बात करना, उनका रिजल्ट बनाना, जैसे उनकी रिपोर्ट कार्ड बनाई जाती है, उनको मार्क्स देना, रैंकिंग देना, फिर ये डिसाइड करना कि पर्सन किस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से, किस प्रकार की एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से, किस प्रकार की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है या कर रही है। लेकिन दूसरे साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि भाई ऐसे कंट्रोल कंडीशंस के अंदर एक प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड की तरह नंबर्स देना और फिर उसके बाद कंक्लूड करना, ये साइकोलॉजी की डोमेन ठीक नहीं है, क्योंकि आप ह्यूमन इमोशंस को, ह्यूमन इंट्रैक्शंस को, ह्यूमंस के मेंटल प्रोसेसेस को, एक्सपीरियंसेस को, बिहेवियर्स को कैलकुलेटिव वे में कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे भी तो प्रिसाइजनेस नहीं आएगी, एग्जैक्ट हमें वो चीज नहीं पता लग सकती, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू इमोशंस एंड साइकोलॉजी उसको नंबर नहीं दिया जा सकता या प्रॉपर उसको नापा तोला नहीं जा सकता, राइट? अब जैसे ये दोनों जो स्ट्रीम्स हैं, एक क्या बोल रही है कि साइकोलॉजी को हमें कैसे देखना चाहिए, फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंसेस के मेथड्स की तरह हमें उसको कैलकुलेट करना चाहिए। दूसरे क्या मान रहे हैं कि नहीं, साइकोलॉजिकल और जो सोशल फिनोमेना होते हैं तो हमें मेथड्स भी सोशल और कल्चरल साइंसेस वाले यूज करने चाहिए। अब ये जो स्ट्रीम्स है, राइटर यहाँ पर एग्री कर रहे हैं कि ये कन्वर्ज होते होते एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाती हैं और अपने अपने सेपरेट वेज चली जाती हैं। ये साइकोलॉजी की दो स्ट्रीम्स। कहने का मतलब ये है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट ईशा ये देखता है कि साइकोलॉजी जो है वो नेचुरल साइंसेस की तरह वर्क करती है, जहाँ पर हम लोग जो फिजिकल और जो बायोलॉजिकल साइंसेस के जो मेथड्स हैं उनको यूज़ करते हैं। और एक साइकोलॉजी के ब्रांच के लोग ये मानते हैं कि स्कूल ऑफ थॉट ये मानता है कि साइकोलॉजी जो है वो सोशल साइंसेस की तरह है। इसको हालांकि हम आगे चलकर लेक्चर जब बनाएंगे तब डिटेल में जानेंगे पूरा कि हाउ साइकोलॉजी वर्क्स एज अ नेचुरल साइंस एंड हाउ साइकोलॉजी वर्क्स एज अ सोशल साइंस। लेकिन अभी के लिए शॉर्ट में आप इतना समझ जाओ कि दो प्रकार के साइकोलॉजिस्ट, मतलब दो प्रकार के साइकोलॉजिस्ट के स्कूल ऑफ थॉट होते हैं इस चीज़ को लेकर। अब जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। मान लो ये एक पर्सन है ए, इसको इसकी वाइफ ने या इसकी गर्लफ्रेंड ने बहुत अपशब्द बोले या इसको चीट करा, या जितना ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था इससे दर्द लेना, इस लड़की ने इसको भर भर के दर्द दिया और कुछ महीनों पहले इसको बहुत रुलाया, बहुत हर्ट करा और ये टूट गया था, बिखर गया था। पर्सन ने डिसाइड करा था कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, लेकिन हमारी अगर किसी के साथ लंबे समय के लिए मेमोरीज जो होती हैं तो आप सिर्फ एक रात के फासले से किसी को भी हमेशा के लिए नहीं भुला सकते या फिर लेट गो नहीं कर सकते। ये हम जानते हैं, इंसानी मतलब इंसान का ये फितरत होती है, क्योंकि अगर जो सच्चा किसी से अटैचमेंट रखता है या रखती है कोई पर्सन सामने वाले से, तो वो ऐसा नहीं होगा कि सामने वाले की गलती को माफ़ नहीं करेंगे। हो सकता है वो उनसे टेम्पररी गुस्सा हो, लेकिन उनके मन में
प्यार का दीपक फिर भी जल रहा होता है। और एक स्टोरी के फॉर्मेट में ही मैं आपको ये वाली चीज़ बता रहा हूँ एग्जाम्पल समझाने के लिए। अब ये पर्सन बहुत हर्ट हुआ था। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या कहता है ईशा? जब कोई पर्सन हर्ट हुआ है किसी से, है ना, और सामने वाले ने उसको बहुत बेइज्जत करा, हर्ट करा, अपशब्द बोले या फिर चीट करा, तो बात यही है ना कि जहाँ पर हमारे पास सुकून नहीं है किसी के साथ, तो हमें चले जाना चाहिए उसके जीवन से, उसके लाइफ से, और फिर ना उसकी माफ़ी सुननी चाहिए ना फिर उसके वापस आने का वेट करना चाहिए। लॉजिकल माइंड, रैशनल माइंड तो यही कहता है ना ईशा, है ना? लेकिन इसकी बंदी ने, इसकी वाइफ ने, इसकी गर्लफ्रेंड ने इसको एक अपॉलॉजी लेटर लिखा, एक खत लिखा या एक मैसेज लिखा, और उसमें बड़ा प्यारा सा सारे चीज़ें लिखने के बाद उसको बोला आई एम सॉरी, आई लव यू अलॉट। और ये पर्सन पिघल गया, मान गया आराम से। जो इसका गुस्सा था वो हवा में छूमंतर हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, इस चीज़ को जो इस पर्सन ने करा, पहले अभी इतना गुस्सा था, इसको छोड़ने का ख्याल बना लिया था, इसका नंबर ब्लॉक कर दिया था, सब कुछ कर दिया था, और जिसने इसको इस कदर हर्ट करा उसके सिर्फ एक सॉरी ने उसके आंखों में जब इसने आंसू देखे एक पल में उसको माफ़ कर दिया और वापस अपना लिया। अब मुझे ईशा आप एक बात बताओ, जो स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है कि हमें फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंसेस के मेथड्स को यूज करना चाहिए साइकोलॉजी को स्टडी करने के लिए, वो इस सिचुएशन में काम आएंगे क्या? आप इसको नंबर दे सकते हो क्या? ये तो पर्सन ऐसा नहीं गया बिल्कुल कि यहां से ये ऐसा जा रहा था, पर्सन ऐसा जा रहा था, ऐसा जा रहा था, लेकिन ये यू टर्न मार गया, वापस उसी पोजीशन पर आ गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब इंसान की इस फितरत को कभी भी नंबर्स की फॉर्म में कोई समझा सकता है क्या कि ऐसा क्यों करा उसने? है ना? बहुत बार ईशा, इंसानों को दूसरे इंसानों से जूता खाने का शौक होता है ना, बार बार उसी के पास जाते हैं जहां पर उनको जूता पड़े। तो इंसान के इस जूते खाने के बिहेवियर को कोई समझा सकता है क्या? वो पर्सन हो सकता है अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर हो, बहुत सक्सेसफुल पर्सन हो, कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, आईएएस आईपीएस हो, सब कुछ हो, लेकिन उसको एक पर्सन से बार बार जूता खाने का बहुत शौक होता है। वो उसको ब्लॉक करने को तैयार नहीं है, आज भी उसके बारे में जानना चाहता है, समझना चाहता है, पहचानना चाहता है। कहीं से कोई खबर मिल जाए चटपटी सी तो उसको सुनना चाहता है, बहुत बेकरार होकर, बेसब्र होकर। तो इस इंसान के हरामखोरी वाले बिहेवियर को क्या कहेंगे हम? इसको नंबर्स में तो नहीं एक्सप्लेन करा जा सकता, है ना? अब वो पर्सन खुद भी नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं या फिर ऐसे क्यों इंडल्ज हो रहे हैं। तो बहुत बार जब हम ये बात करते हैं कि बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंसेस के जो मेथड्स होते हैं वो यूज़ होते हैं साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन कुछ साइकोलॉजी ऐसा मानते हैं कि होते हैं यूज सिस्टमैटिक वे में, हमें स्टडी करना चाहिए इंसानों के बिहेवियर को, इमोशंस को, मेंटल प्रोसेसेस को, लेकिन हर सिचुएशन में ये चीज़ काम नहीं आती। और ये जो मैंने आपको एग्जांपल बोला, ऐसे आप में से बहुत लोग करते होंगे, ठीक है? किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है लेकिन एकदम से उसको माफ़ कर दिया, क्योंकि आप जिसको जितने पुराने टाइम से जानते हो उसको इतनी जल्दी आप लेट गो नहीं करते एक रात में एक गलती की वजह से, है ना? कि हमेशा के लिए उनसे सब खत्म एक ही इंस्टेंस में। आप हमेशा उनकी बात सुनने के लिए, चाहे भले आप उन पर गुस्सा करो, लेकिन आप थोड़ा सा उनको टाइम देते हो उनकी, ताकि वो अपनी माफ़ी मांग सकें, एज़ कम्पेयर टू कोई पर्सन जो कि आपको रिसेंटली मिला है। उसके आने जाने से आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसके साथ आपकी मेमोरीज हैं, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो कितनी भी बड़ी गलती करते हैं, आप उनको एक सेकेंड चांस ज़रूर देते हो। अब इंसान के इस स्वभाव को, इस रवैये को, इस व्यवहार को नंबर्स की टर्म्स में, बायोलॉजिकल फिजिकल साइंसेस की फॉर्मेट में नहीं समझाया जा सकता हमेशा हर सिचुएशन के अंदर। वहाँ पर सोशल और कल्चरल साइंसेस के मेथड्स यूज होते हैं। इसलिए साइकोलॉजी अब समझ पा रही है ईशा क्यों कही जाती है कि इट वर्क्स एज अ नेचुरल साइंस या फिर इट वर्क्स एज अ सोशल साइंस। अब इस पर्सन की हालत ईशा पता है कैसी है, जिसको एक शेर बोलने की टर्म्स में एक बयां करा जा सकता है। 100 बार कहा दिल ने, चल भूल भी जाओ उसको, 100 बार कहा दिल से, चल भूल भी जाओ उसको, हर बार कहा दिल ने, तुम दिल से नहीं कहते। क्या हो जाए एक बार और? क्या कह रहे हो? ये साइकोलॉजी ऑप्शनल की क्लास है, ये उर्दू उसकी शायरी की क्लास नहीं है। फिर कभी अब जब मौका आएगा एग्जाम्पल में तब सुनाऊंगा मैं शेयर, ठीक है? अभी फिलहाल क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो इन द
फर्स्ट केस कौन सा, साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस, ठीक है। इसमें साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन को ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हम लोग ना लार्जली बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर फोकस करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए। बायोलॉजिकल प्रिंसिपल मतलब वही ऐसे रिसर्च मेथड जैसे केस स्टडी, इंटरव्यू मेथड, ये सब आप जानते हो गया ना थोड़ा बहुत, जहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट, मान लो कि ये है साइकोलॉजिस्ट, ये अपने क्लाइंट का जो है इंटरव्यू लेकर, देख रहे हो हाथ में क्या इनके रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, उसके बेसिस पर इसको स्कोर्स देंगे, उस स्कोर्स के बेसिस पर इनके बिहेवियर को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, एक पैटर्न ड्रॉ करेंगे और धीरे धीरे करके पर्सन को बताएंगे कि उसका जो केस है वो कितना बिगड़ रहा है या कितना सुधर रहा है, पर्सन कितना इम्प्रूव हो रहा है या फिर और ज़्यादा अपने आप को बीमार कर रहा है या डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, डिप्रेशन से बाहर निकल रहा है। एक साइकोलॉजी की फील्ड ऐसा मानती है, जिसमें हम बात करते हैं साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंसेस की, ठीक है। अब साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस में हम लोग ये मानते हैं, ध्यान से सुनना ईशा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि सारे के सारे जो बिहेवियर फिनोमेना होते हैं उनका हमेशा कोई ना कोई एक प्रमुख कारण जरूर होता है, ठीक है। हमेशा हर एक चीज के पीछे एक प्रमुख कारण, किसी न किसी बिहेवियर के पीछे कोई रीजंस या कोई कॉजेस जरूर होते हैं। अगर हम उसको डिस्कवर कर ले, ठीक है, और ये जो साइकोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस के जो लोग होते हैं ना, वो ये मानते हैं कि ये चीज डिस्कवर करी जा सकती है अगर, कंडीशन क्या है, अगर हम डेटा सिस्टमैटिक तरीके से कलेक्ट करें अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। और अब ये आप बात समझ गए ईशा, ये कंट्रोल्ड कंडीशंस क्या है, लेबोरेटरी कंडीशंस मैंने आपको बताई। और ये लेबोरेटरी कंडीशन मतलब प्रॉपर लैब में नहीं बैठना है, आपका क्लिनिक है, आप एक साइकोलॉजिस्ट हो, काउंसलर हो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, साइकेट्रिस्ट हो, आपका क्लाइंट आपके पास आया, उसने आपसे अपॉइंटमेंट ली, उसने आपको फीस दी और वो अपनी समस्या आपसे डिस्कस कर रहे हैं या कर रही है, ठीक है। यहां पर रिसर्चर का एम इस बात के ऊपर होता है कि आप अगर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जान जाओ तो आप बिहेवियर फिनोमेना को आराम से उसके बाद प्रेडिक्ट कर सकते हो और फिर सामने वाले अपने क्लाइंट के बिहेवियर को कंट्रोल भी कर सकते हो। अब ईशा, साइकोलॉजी को हमेशा सोशल साइंसेस की टर्म्स में भी नहीं समझा जा सकता। ये बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो होते हैं ये ज़रूरी होते हैं। जैसे जब केस बहुत गंभीर हो, जैसे मंजुलिका का केस, मंजुलिका को भूल भुलैया मूवी में क्या दिखाया गया, कौन सा डिसऑर्डर था, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब क्या होता है, यहां पर अक्षय कुमार एक साइकेट्रिस्ट होता है, राइट। वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करता हुआ क्या कहता है कि इसका नाम क्या होता है विद्या बालन का इस मूवी के अंदर, अवनी के मम्मी, जो मम्मी थी वो उनकी बचपन में डेथ हो गई थी, उसके पापा उसको अमेरिका लेकर जाते हैं, वो जाने से मना कर देती है, फिर वो भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनकर बड़ी होती है, दादी के साथ बड़ी होती है अपने, फिर उसकी दादी की डेथ हो जाती है, फिर उसका पापा उसको अमेरिका ले ही जाते हैं फाइनली वो करके, है ना। तो उसके दिमाग के ऊपर, उसकी साइकोलॉजी के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये सब जो चीज़ें हैं ये अक्षय कुमार उसके बैकग्राउंड को पता लगाता है, उसके ऊपर रिसर्च स्टडी, केस स्टडी करते हुए तब वो जान पाता है कि ये अवनी रात को मंजुलिका क्यों बन जाती है, इसके अंदर ऐसे दिमाग के अंदर कौन सी फैंटेसी उत्पन्न होती है और इसका डिसऑर्डर ये इसको कैसे हुआ। और यही अक्षय कुमार होता है बीइंग अ साइकेट्रिस्ट के जो इसके दिमाग में ये डिसऑर्डर हुआ उसको अपने टेक्निक्स की मदद से शांत करने की कोशिश करता है। तो अब एक बात बताओ, यहां पर तो साइकोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस काम आई ना, आई कि नहीं आई ईशा। सिस्टमैटिक कंट्रोल कंडीशंस के अंदर जब हमने अपने क्लाइंट के बिहेवियर को स्टडी करा तभी हम उसको डिसऑर्डर से जो है छुटकारा दिला पाए ना, क्योंकि हमने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करा और फिर बिहेवियर फिनोमेना भी प्रेडिक्ट कर लिया। लेकिन ऑन द अदर हैंड साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस, जो दूसरी वाली ये फील्ड है, ये वाली साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस इस बात के ऊपर फोकस करती है वाली फील्ड, ये वाला स्कूल ऑफ थॉट, कि हम लोग किस प्रकार से किसी भी पर्सन के बिहेवियर फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द इंटरेक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द पर्सन
और जिस भी सोशियो कल्चरल समाज का वो पार्ट है, वो हिस्सा है, और जिस भी सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट में जो पर्सन होता है वो उसका पार्ट होता है। कहने का मतलब बहुत सिंपल सा ईशा इस लाइन का, इस अंग्रेजी का ये मतलब है, हम जिस भी पर्यावरण में रहते हैं, आसपास के समाज में रहते हैं, आसपास के लोगों का व्यवहार हम लोगों के ऊपर जो भी इम्पैक्ट डालता है, और समाज की शालीनता, परंपरा, कल्चर, रीति रिवाज, इन सब का पालन करते हुए हमारे ऊपर क्या प्रेशर आता है, क्या नहीं आता, क्या हमारी साइकोलॉजी एडजस्ट करना सीख जाती है, या फिर हम जो हैं दिमागी तौर पर बीमार होने लग जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंगर, ठीक है, ये सब कॉमन चीज़ें हो जाती हैं। अब इसको एक सोशल साइंस की टर्म्स में ही समझा जा सकता है, क्योंकि हर एक पर्सन का सोशल जो कंटेक्स्ट है, सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट है, वो अलग है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये जो लड़की है ये बहुत काबिल लड़की है, इसके कुछ ड्रीम्स थे, कुछ सपने थे, और ये पर्सन इसकी ज़िंदगी में आता और ये कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, हमारे पास एक स्टेबिलिटी आ जाएगी और मैं तुम्हारे सपनों को कभी अधूरा नहीं रहने दूंगा। ये लड़की इस लड़के पे ट्रस्ट करते हुए शादी कर लेती है इससे कि कोई बात नहीं भाई, मैरिज का जो इम्पैक्ट है वो मेरे ड्रीम्स के ऊपर मेरे हस्बैंड नहीं आने देंगे, ये बंदा बहुत सपोर्टिव है, और ये पूरा पूरा ट्रस्ट करके उसकी बातों पर उससे शादी कर लेती है। लेकिन असली सिलसिला इस लड़की के जीवन में शुरू होता है जब इन लॉस इस पे बहुत तरीके का प्रेशर पटकते हैं, आपको घर से बाहर नहीं जाना, आपको काम नहीं करना, क्या ज़रूरत है, हमारा परिवार इतना अमीर है, हमारे घर की बहुएं बाहर काम नहीं करती हैं। तो धीरे धीरे करते करते इस इंडिपेंडेंट लड़की की शादी से पहले जो लाइफ थी और शादी के बाद जो थी, उसकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं। इस लड़की के जीवन में जो शब्द होते हैं जैसे फ्रीडम, लिबर्टी, ऐसे शब्दों की इस लड़की की ज़िंदगी में कोई अहमियत ही नहीं रहती, उसकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं। धीरे धीरे करते करते इसके सपने साइडलाइन होने लग जाते हैं, और फिर इन लॉस का प्रेशर आता है कि यू शुड हैव अ बेबी, एज निकलती जा रही है, आजकल औरतें वैसी बहुत मुश्किल से कंसीव कर पाती हैं। अब उतने जो उसको सपने का टाइम जो पूरा करना था उसमें 9 मंथ्स निकल गए। 9 मंथ्स इनिशियली निकले पहला बेबी में, फिर उसको रेस करना पड़ा 1 साल तक, फिर दोबारा से 9 महीने निकले दूसरा बेबी बड़ा करने में, और जब तक ऐसा करते करते शादी से लेकर इस वाले मुकाम तक जब इसकी आंखें खुलेंगी तब इसको पता लगेगा मेरे 5-6 साल तो हवा में यही यूं ही उड़ गए, और अब मैं अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए ना मेरे अंदर इतनी विल पावर है, ना मेरी अब अंदर से इतनी इच्छा शक्ति है, और ये जीवन बहुत ही ज़्यादा वर्थलेस रहा मेरे लिए। ऐसे बहुत लोगों की डेफिनेशन बन जाती है, और इसको सोचकर बहुत सारी हिंदुस्तानी लड़कियां अपने दिल पर पत्थर रखकर रोती हैं, लेकिन उस कंप्लेंट करने का किसी से कोई फ़ायदा उनको नहीं मिल पाता। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट ही है ना? बताओ ईशा, हमारे भारत के समाज की रियलिटी है कि नहीं है, या फिर ये मैं मन घड़त कहानी बना रहा हूँ? ये ज़्यादातर औरतों के साथ ये कहानी है कि नहीं है, रियलिटी है। तो अब एक औरत के दिमाग पर इम्पैक्ट क्या डल रहा है? अब आप कहोगे सर सारी थोड़ी ना फ्रस्ट्रेशन में आ जाती है, सारी को थोड़ी ना डिसऑर्डर हो जाएगा, लेकिन ईशा पर्सन अगर एडजस्ट करना अगर सीख गया है, ये औरत अगर सीख गई है अपने ससुराल में एडजस्ट करना और अपने सपनों को मार कर, है ना, अपने लॉस की बात सुनना कि घर में कलेश ना हो, कलेश का कारण मैं ना बनूं, चलो बच्चा तो करना ही था, कर ही लेते हैं, शादी तो करनी थी, सामने वाला पर्सन ने मुझे वादा करा था मेरे ड्रीम सैलेड नहीं होंगे। लेकिन जब पर्सन एडजस्ट करना सीख जाता है कि छोड़ो यार यही लाइफ है, औरतों की ज़िंदगी में यही होता है शायद से, जब ऐसी बातें किसी की लड़की के मन के अंदर से आने लग जाएं, तो पर्सन, आप ये सोच के देखो कितनी मुश्किल तरीके से उसने अपने मन को समझाया होगा, बुझाया होगा, मनाया होगा, है ना? और क्या मैं एक सवाल यहाँ पर ये कर सकता हूँ ईशा, कि इस लड़की के दिमाग पर क्या किसी भी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नहीं आया होगा? इसके लिए डिसीजन टफ नहीं होंगे एक भी, शादी से लेकर दूसरा बच्चा करने तक, सपनों को साइडलाइन करने तक? बिल्कुल होंगे। तो यहाँ पर जो है हम ये मान सकते हैं कि हर एक बिहेवियर जो फिनोमेना है उसके पीछे एक नहीं अनेकों कारण होते हैं, है ना? जैसे ये लड़की सोचती रही कि मेरे जो ड्रीम्स हैं मैं उनको पूरा करूंगी, लेकिन कभी शादी हो गई, कभी वो प्रेग्नेंट हो गई, कभी पहला बच्चा, फिर वो बच्चा बड़ा करने में वो तंग कर रहा है, तब तक दूसरा शैतान आ गया,
ठीक है। तो धीरे धीरे करते करते उसके ड्रीम्स कैसे, उसके गोल्स कैसे, उसको जीवन में कुछ बनना था, अपनी नज़रों में खड़ा होना था, वो चीज़ कैसे साइड हो गई जब सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर हावी हो गई। इसको समझा जा सकता है व्हेन वी टॉक अबाउट साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। अगले लेक्चर में हम प्रॉपर तरीके से इन दोनों कंसेप्ट्स के अंदर डीप डिगिन करेंगे कि हाउ साइकोलॉजी वर्क्स एज अ नेचुरल साइंस एंड हाउ साइकोलॉजी वर्क्स एज अ सोशल साइंस। तो दोस्तों, अगर आप हमारे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा यूपीएससी का एक डेडिकेटेड कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन कोर्स है जिसमें हम आपको प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शन की तैयारी करवाते हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑप्शन दोस्तों हमारे पास 4 अवेलेबल हैं: लॉ, PSIR, हिस्ट्री एंड ऑब्वियसली साइकोलॉजी। और काफ़ी लोग दोस्तों ये पूछते रहते हैं कि ये वाला मटेरियल सर कहाँ पर मिलेगा, इसको कैसे एक्सेस करना है। तो उसका सिंपल सा प्रोसेस है। ये QR कोड आपके जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, सबसे पहले आपको इसको स्कैन करना है। फॉर एनी पर्टिकुलर चैप्टर यू नीड टू पे 21 रुपीज़। 21 रुपये का एक चैप्टर आपको प्रॉपर मिलेगा हमारे टीम की तरफ से। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आप जो स्क्रीनशॉट है या तो टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर इस नंबर पर भेज दो और हमारी टीम आपको डायरेक्टली जो PDFs या PPTs हैं वो भेज देंगी। इस तरीके से आप मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो और फाउंडेशन कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आपको इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे ये वाले लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।